नमस्कार। आपके पर्स में जो पैन कार्ड पड़ा है, क्या वो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है? नहीं, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल कुंडली है और आज हम इसी कुंडली के हर एक अक्षर को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके पैन कार्ड पर जो ये अक्षर और नंबर लिखे हैं ना, ये कोई रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं है। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है जो आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी की एक झलक देती है। कैसे, आइए देखते हैं। तो चलिए इस 10 कैरेक्टर के कोड को एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आखिर कितनी पावरफुल है। शुरुआत करते हैं पहले 3 अक्षरों से। ये प्योरली अल्फाबेटिकल होते हैं, ए से शुरू होकर जेड तक जाते हैं। इनका मकसद बहुत सिंपल है, सिस्टम को लाखों करोड़ों यूनिक पैन नंबर्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन पूल देना। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, चौथा अक्षर। ये आपकी पहचान की असली चाबी है। सिर्फ ये एक लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत बता देता है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, एक कंपनी है या कुछ और। ये देखिए, इस स्लाइड से पता चलता है कि देश के हर टैक्स पेयर को सिर्फ एक लेटर से कैसे बांटा गया है। अगर चौथा अक्षर पी है तो इसका मतलब है पर्सन, यानी एक व्यक्ति। सी है तो कंपनी, एफ मतलब फर्म और एच मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये सिस्टम का पहला, आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी चेक है। इसके बाद आता है 5वां अक्षर। ये वेरिफिकेशन की एक और लेयर जोड़ता है। अगर पैन कार्ड किसी व्यक्ति का है तो ये उसके सरनेम का पहला अक्षर होगा, और अगर ये किसी कंपनी का है तो ये उसके नाम का पहला अक्षर होगा। ये एक क्विक चेक का तरीका है ना। और आखिर में 10वां अक्षर, ये कोई रैंडम लेटर नहीं है, ये एक चेक डिजिट है। ये एक स्मार्ट एल्गोरिदम से बनता है जो पहले 9 कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। अब इसका फायदा क्या है? जब भी कोई आपका पैन नंबर सिस्टम में एंटर करता है तो सिस्टम तुरंत इस चेक डिजिट को कैलकुलेट करता है। अगर वो मैच नहीं होता तो पैन इनवैलिड माना जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक्स और फ्रॉड को फौरन पकड़ लेता है। तो अब जब हम कोड समझ चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है जो पैन को इतना जरूरी बनाता है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, ये बेसिकली आपकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए एक यूनिवर्सल की है। इसे पुराने इनएफिशिएंट GIR सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। इसका मकसद था आपके सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, चाहे वो टैक्स पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई बड़ी खरीदारी, सबको एक ही आईडी के नीचे लाना ताकि टैक्स एवेजन को रोका जा सके। तो सवाल ये है कि लीगली पैन लेना किसके लिए जरूरी है? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139A साफ कहता है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, या आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो आपके पास पैन होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है। अब आते हैं पैन की असली ताकत पर। ये सिर्फ एक कार्ड रखने तक सीमित नहीं है। असल खेल तो ये है कि इसका इस्तेमाल आपके हर फाइनेंशियल मूव को ट्रैक करने के लिए कैसे किया जाता है। रूल 114B वो इंजन है जो पैन को एक साधारण कार्ड से एक पावरफुल फाइनेंशियल सर्वेलेंस टूल में बदल देता है। ये रूल सरकार को आपके बड़े खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है, जिससे आपकी इनकम और स्पेंडिंग के बीच एक क्लियर कनेक्शन बनता है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली आपके पैन से लिंक हो जाते हैं। आप कार खरीदें, डीमैट अकाउंट खोलें या एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करें, आपको अपना पैन देना ही होगा, और ये सारा डेटा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में चला जाता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। रूल 114B और सेक्शन 269ST में फर्क है। रूल 114B कहता है कि बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए पैन रिपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन सेक्शन 269ST 2 लाख या उससे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लगाता है। इसका मकसद बड़े कैश डील्स को डिस्करेज करना है और लोगों को डिजिटल चैनल्स की तरफ पुश करना है, जहां पैन तो पहले से ही लिंक होता है। और ये हमें लाता है पिछले दशक में पैन के सबसे बड़े इवोल्यूशन पर, इसका आधार के साथ मैंडेटरी लिंकेज। इस एक कदम ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। इस लिंकेज का एक ही और बहुत बड़ा कारण था, डुप्लीकेट पैन को खत्म करना। पहले क्या होता था, लोग टैक्स बचाने के लिए थोड़े अलग नाम या पते से कई पैन बनवा लेते थे, लेकिन आधार तो बायोमेट्रिक पर बेस्ड है, तो एक इंसान का एक ही आधार हो सकता है। इससे यह पक्का हो गया कि एक इंसान के पास एक ही पैन हो। 1 पर्सन 1 पैन का प्रिंसिपल लागू हो गया। अच्छा, अगर कोई अपना पैन आधार से लिंक नहीं करता तो क्या होता है? उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैंसल्ड नहीं होता बल्कि एक तरह से सस्पेंड हो जाता है। मतलब आप इसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप इसे लिंक नहीं कर लेते। और इसके नतीजे काफी गंभीर हैं। आपके टैक्स रिफंड्स रुक जाते हैं, रिफंड पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपकी इनकम पर 20% जैसी हाई रेट पर TDS कटता है, और सबसे बड़ी बात, आपके बैंक और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस भी फ्रीज हो सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ लगभग रुक जाती है। तो जाहिर है स्टेक्स काफी हाई हैं, और दूसरी तरह की नॉन कंप्लायंस के लिए भी पेनल्टीज उतनी ही सख्त हैं। अगर आपके लिए पैन लेना जरूरी है और आप नहीं लेते, या आप गलत पैन कोड करते हैं, या आपके पास एक से ज्यादा पैन है, तो सेक्शन 272B के तहत आप पर सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक बात साफ समझ लीजिए, एक से ज्यादा पैन रखना इल्लीगल है।
आगे की बात करें तो सरकार पैन 2.0 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये पैन सिस्टम का एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। इसका वादा है कि ये सिस्टम को और भी ज्यादा इंटीग्रेटेड और एफिशिएंट बनाएगा। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सभी पैन सर्विसेज के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल, कार्ड पर एक डायनामिक QR कोड जिससे इंस्टेंट ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो सके, और पैन को बिजनेसेस के लिए एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। तो जैसा हमने आज देखा, पैन एक मामूली टैक्स स्टार्ट से कहीं ज्यादा है। ये डिजिटल इंडिया में आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी की बुनियाद है, एक ऐसी चाबी जो आपके हर आर्थिक कदम को रिकॉर्ड करती है। ये सिर्फ कंप्लायंस का मामला नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल इकोनॉमी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने की एक शर्त है। स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके बटुए में तो होती है, पर शायद हम उसे ठीक से समझते नहीं। पैन कार्ड। इसे टैक्स भरने, बैंक खाता खोलने, निवेश करने, मतलब हर जगह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। पर क्या ये सिर्फ 10 अंकों का एक नंबर है? जो दस्तावेज हमने देखे हैं वो बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की आर्थिक व्यवस्था में किसी का फाइनेंशियल पासपोर्ट है। सही कहा। तो आज का मिशन है इस फाइनेंशियल पासपोर्ट को डिकोड करना। हम ये जानेंगे कि इस नंबर का मतलब क्या है, ये इतने सारे लेन देन के लिए क्यों जरूरी है, और अगर नियम तोड़े तो क्या होता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि आज हम जिस पैन सिस्टम को जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। हाँ, ये पुरानी जनरल इंडेक्स रजिस्टर यानी GIR प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। GIR वो क्या था? पुरानी प्रणाली में हर शहर का अपना अलग रजिस्टर होता था, तो कोई व्यक्ति अलग अलग शहरों में मतलब कई नंबर ले सकता था। ओहो, मतलब डुप्लीकेसी की बहुत गुंजाइश थी। बहुत ज्यादा। पैन ने इसे बदलकर एक राष्ट्रीय, यूनिक और स्थायी पहचान दी। आज तो ये भारत के डिजिटल आर्थिक ढांचे की रीढ़ है। सबसे पहले तो जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि मैं हमेशा सोचती थी कि ये 10 कैरेक्टर का नंबर रैंडम होता होगा, जैसे लॉटरी का टिकट। हाँ बिल्कुल वैसा ही, लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये तो एक पूरा कोड है। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक एल्गोरिथम काम करता है। हाँ, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, ये बहुत व्यवस्थित है और हर कैरेक्टर का एक खास मतलब होता है। तो चलिए इसे तोड़ कर देखते हैं। जरूर। पहले 3 कैरेक्टर सिर्फ एक अल्फाबेटिक सीरीज है जो AAA से शुरू होकर ZZZ तक चलती है। अच्छा, तो वो सिर्फ एक सीरियल नंबर की तरह है। बस ये सिर्फ इसलिए है ताकि सिस्टम करोड़ों यूनिक नंबर बना सके। असली कहानी तो चौथे कैरेक्टर से शुरू होती है। ठीक है, तो चौथा कैरेक्टर वो सबसे जरूरी है। हाँ, ये सबसे जरूरी है क्योंकि ये पैन धारक का स्टेटस या उसकी कानूनी हैसियत बताता है। स्टेटस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो कार्ड धारक कौन है, एक व्यक्ति, एक कंपनी या कुछ और। जैसे अगर चौथा अक्षर P है तो इसका मतलब है पर्सन यानी कोई व्यक्ति। ओके। अगर C है तो इसका मतलब है कंपनी, F का मतलब है फर्म या LLP, और H का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। वाह। ये एक ही अक्षर इनकम टैक्स सिस्टम को तुरंत बता देता है कि उस इकाई पर कौन से नियम और टैक्स रेट लागू होंगे। मतलब सिर्फ एक अक्षर से ही टैक्स विभाग का आधा काम हो जाता है। ये तो काफी स्मार्ट है। तो फिर 5वां कैरेक्टर क्या करता है? 5वां कैरेक्टर एक तरह का आइडेंटिटी चेक है। आइडेंटिटी चेक? हाँ, अगर पैन किसी व्यक्ति का है यानी स्टेटस P है तो ये उसके सरनेम यानी अंतिम नाम का पहला अक्षर होगा। एक मिनट, क्या मेरे पैन कार्ड पर मेरे सरनेम का पहला अक्षर लिखा हुआ है? हाँ। ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। मतलब कोई भी मेरा कार्ड देखकर मेरे सरनेम का अंदाजा लगा सकता है। हाँ, लगा सकता है। इसका उद्देश्य वेरिफिकेशन को आसान बनाना था, और अगर ये किसी कंपनी या संस्था का है तो ये उसके नाम का पहला अक्षर होगा। जैसे इन्फोसिस लिमिटेड के लिए I। दिलचस्प है। और उसके बाद? इसके बाद के 4 कैरेक्टर यानी 6 से 9 तक फिर से सीक्वेंशियल नंबर होते हैं, 0001 से 9999 तक। ठीक है। और वो आखिरी 10वां कैरेक्टर, वो भी कोई अक्षर ही होता है? हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे चेक डिजिट कहते हैं। चेक डिजिट? ये एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर होता है जो पहले 9 कैरेक्टर पर आधारित एक जटिल गणितीय फॉर्मूले से बनता है। इसका फायदा यह है कि अगर कोई किसी का पैन नंबर टाइप करते समय एक भी अंक की गलती कर दे तो वो मैच नहीं करेगा। बिल्कुल, सिस्टम उसे तुरंत अमान्य बता देगा। अच्छा, तो ये क्रेडिट कार्ड के आखिरी नंबर जैसा है जो ये पक्का करता है कि नंबर सही है या नहीं। वाह, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये तो एक तरह की कुंडली है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड तो समझ आ गया, लेकिन हर किसी के पास तो पैन नहीं होता। तो सरकार ने वो लाइन कहाँ खींची है? कौन है जिसे सरकार कहती है कि नहीं, अब आपको पैन लेना ही पड़ेगा? ये लाइन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139A में खींची गई है। ओके। मोटे तौर पर पैन उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनकी कुल आय उस अधिकतम राशि से ज्यादा है जिस पर टैक्स नहीं लगता, यानी जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। सही। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यवसाय या पेशा कर रहा है जिसका कुल टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से ज्यादा होने की संभावना है तो उसे भी पैन लेना ही होगा। और स्रोतों में एक दिलचस्प बात और थी, एक तरह का कैच 22। मतलब कुछ लेन देन करने के लिए पैन जरूरी है, तो भले ही किसी की आय शून्य हो, उसे वो लेन देन करने के लिए पैन बनवाना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का रेगुलेटरी लूप है। अगर किसी को कार खरीदनी है तो उसके लिए पैन चाहिए,
तो भले ही वो व्यक्ति कमाता ना हो, उसे कार खरीदने के लिए पैन बनवाना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ गाड़ी खरीदने तक सीमित नहीं है। स्रोतों में उन जगहों की एक लंबी लिस्ट थी जहां पैन दिखाना जरूरी है। हाँ, और वो आता है नियम 114B के तहत। इसका मकसद हर बड़े लेन देन का एक ऑडिट ट्रेल यानी एक डिजिटल निशान बनाना है। जैसे 2 पहिया वाहनों को छोड़कर कोई भी मोटर वाहन खरीदना या बेचना। ठीक है। बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट को छोड़कर कोई भी बैंक खाता खोलना। अच्छा। किसी भी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा नकद जमा करना, या फिर 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई जमीन या घर की खरीद बिक्री। यहीं पर एक बहुत जरूरी बारीकी है जिसे समझना जरूरी है, और वो है नियम 114B और एक दूसरे सेक्शन 269 ST के बीच का अंतर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, नियम 114B कहता है कि आपको बड़े लेन देन में अपना पैन देना है। ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए। मतलब ये आपको कैश में पेमेंट करने से नहीं रोकता। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 ST किसी भी व्यक्ति को एक दिन में एक ही लेन देन में 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेने से रोकता है। 1 मिनट, लेने से, देने से नहीं। हाँ, लेने से। मतलब मान लीजिए आप एक ज्वेलर के पास 3 लाख रुपए कैश लेकर एक हार खरीदने जाते हैं। आप उसे अपना पैन कार्ड भी दे रहे हैं जैसा कि नियम 114B कहता है, तो भी वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने वो 3 लाख रुपए कैश ले लिया तो सेक्शन 269 ST के तहत इनकम टैक्स विभाग उस पर 3 लाख रुपए का ही जुर्माना लगा देगा। मतलब 100% जुर्माना। 100%। मतलब उसे उस हार के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, सारा पैसा जुर्माने में चला जाएगा। अरे बाप रे। इसलिए वो आपसे कहेगा कि साहब आप चेक दे दीजिए, कार्ड से पेमेंट कर दीजिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, तो इस तरह सरकार बड़े कैश लेन देन को बैंकिंग सिस्टम में धकेल देती है। बिल्कुल। सरकार ने इसके पीछे इतना जोर क्यों लगाया? इसका एक मुख्य उद्देश्य था पैन डेटाबेस को डी-डुप्लीकेट करना। डी-डुप्लीकेट? हाँ, मतलब नकली और एक से ज्यादा पैन को सिस्टम से हटाना। लिंकिंग से पहले लोग अपने नाम में थोड़ा बहुत बदलाव करके एक से ज्यादा पैन बनवा लेते थे। अच्छा, और फिर अपने आय को बांटकर टैक्स बचाते थे। सही पकड़ा। वो टैक्स चोरी का एक तरीका था। और आधार ने इसे कैसे रोका? क्योंकि आधार बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित है। आपकी उंगलियों के निशान, आपकी आंखों की पुतलियां, एक व्यक्ति का एक ही आधार हो सकता है। तो जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया तो ये पक्का हो गया कि एक व्यक्ति एक पैन का सिद्धांत सख्ती से लागू हो। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने कहा कि अगर किसी ने लिंक नहीं किया तो उसका पैन निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। हाँ। इस निष्क्रिय शब्द का असल में क्या मतलब है? क्या ये रद्द होने जैसा है? ये सुनने में कम गंभीर लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। निष्क्रिय का मतलब रद्द होना नहीं है। पैन नंबर मौजूद है पर वो सस्पेंड हो गया है, फ्रीज हो गया है। तो इसका असर क्या होता है? सबसे पहले अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बकाया है तो वो रोक दिया जाएगा। और स्रोतों के मुताबिक उस रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल, ब्याज भी रुक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा और तकलीफदेह असर पड़ता है TDS और TCS पर। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ, अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो आप पर टैक्स बहुत ज्यादा दर पर काटा जाएगा। कितना ज्यादा? आमतौर पर ये 20% या जो भी लागू दर हो उसका दुगना होता है, जो भी ज्यादा हो। 20%? 1 मिनट, मतलब अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मुझे किसी क्लाइंट से 1 लाख रुपए का पेमेंट मिलना है तो वो सीधा 20,000 रुपए काट लेंगे। सिर्फ इसलिए कि मेरा पैन लिंक नहीं है? जी हाँ, और वो 20,000 रुपए आपको बाद में अपना टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड के तौर पर मिल सकते हैं, लेकिन तब तक आपका पैसा तो अटक गया। ये तो किसी भी छोटे व्यापारी या पेशेवर के महीने भर के कैश फ्लो को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो गया है तो उसे दोबारा चालू कैसे किया जा सकता है? हाँ, तरीका है। इसे फिर से चालू करने के लिए पहले 1,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी और फिर आधार के साथ लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और इसमें समय कितना लगता है? लगभग 30 दिनों में पैन फिर से ऑपरेटिव हो जाता है। क्या किसी को इससे छूट भी दी गई थी? हाँ, कुछ श्रेणियों को छूट है, जैसे असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी, NRI, 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और जो भारत के नागरिक नहीं है। तो ये साफ है कि नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अब एक और सवाल मन में आता है। मान लीजिए किसी के पास गलती से 2 पैन कार्ड आ गए। हो सकता है। शायद उन्होंने एक बार आवेदन किया, कार्ड नहीं आया तो दोबारा कर दिया और फिर दोनों आ गए। क्या ये भी एक बड़ी समस्या है? बिल्कुल, एक से ज्यादा पैन रखना सेक्शन 272B के तहत एक अपराध है। अपराध? हाँ, और इसके लिए इनकम टैक्स विभाग 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। अच्छा। तो अगर किसी के पास अनजाने में भी एक से ज्यादा पैन आ गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन को सरेंडर कर देना चाहिए। तो ये सिस्टम अभी जैसा है काफी मजबूत लगता है, पर टेक्नोलॉजी तो कभी एक जगह रुकती नहीं। क्या इसमें भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? स्रोतों में पैन 2.0 जैसी किसी चीज का जिक्र था। हाँ, पैन 2.0 ये एक बहुत बड़ा डिजिटल अपग्रेड है। इसके लक्ष्य क्या है? पहला और सबसे जरूरी है एक यूनिफाइड पोर्टल बनाना। अभी पैन से जुड़ी सेवाएं जैसे नया कार्ड बनवाना या सुधार करवाना प्रोटियन और UTISL जैसी अलग अलग एजेंसियों में बटी हुई हैं। अच्छा, तो अब अलग अलग वेबसाइट पर भटकने की जरूरत नहीं होगी, एक ही जगह पर सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव है डायनामिक QR कोड। QR कोड तो अभी भी होता है कार्ड पर। हाँ, पर यह एन्क्रिप्टेड और डायनामिक होगा। इसे किसी भी स्कैनर ऐप से स्कैन करके तुरंत और ऑफलाइन ही धारक की प्रामाणिकता जांची जा सकेगी। इससे जाली पैन कार्ड बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा विजन तो शायद कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का है।
ये क्या चीज है? आपने सही पकड़ा, ये सबसे क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। सरकार की योजना पैन को सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर यानी सीबीआई बनाने की है। इसका क्या मतलब होगा एक आम व्यापारी के लिए? इसका मतलब है कि भविष्य में एक व्यवसाय को अलग अलग रजिस्ट्रेशन जैसे प्रोविडेंट फंड, जीएसटीएन या अन्य लाइसेंसों के लिए अलग अलग नंबरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पैन से सारा काम चल जाएगा? हाँ, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बड़ा बढ़ावा देगा। तो संक्षेप में, जिस चीज को हम अपने बटुए में पड़ा एक मामूली कार्ड समझते हैं, वो असल में एक जटिल कोड है जो हमारी पूरी वित्तीय पहचान को परिभाषित करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसे सिस्टम की चाबी है जो तय करता है कि अर्थव्यवस्था में कौन भाग ले रहा है, उनके बड़े लेन देन को ट्रैक करता है और नियमों का पालन न करने पर गंभीर परिणाम लागू करता है। ये सिर्फ टैक्स भरने का एक टूल नहीं रह गया है, ये भारत के वित्तीय पारदर्शिता के ढांचे का केंद्रीय स्तंभ बन गया है। आज के डिजिटल इंडिया में आर्थिक रूप से सक्रिय रहने के लिए पैन नियमों को समझना और उनका पालन करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक बुनियादी शर्त है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे जैसे पैन 2.0 के तहत पैन हमारी अकेली कारोबारी पहचान बनता जा रहा है और अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं से जुड़ता जा रहा है, हमारे वित्तीय डेटा के इस बढ़ते केंद्रीकरण का क्या मतलब है? एक जरूरी सवाल है। एक तरफ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सब कुछ आसान और तेज हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सरकार के पास हर व्यक्ति और कंपनी की एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत 360 डिग्री प्रोफाइल है? सुविधा और निगरानी के बीच ये लाइन कहाँ खींचनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। You know that card in your wallet? The one with that 10-character code? Yeah, that's your PAN, your permanent account number. But here's the thing, it's so much more than just a piece of plastic. Think of it as the master key to your entire financial life in India. It links every single rupee you earn, spend, and invest. So yeah, let's dive right in. So, have you ever actually looked at that alphanumeric string and thought, is this just random? Well, I'm here to tell you it's absolutely not. It's actually a super clever, sophisticated code. And in this explainer, we're going to crack it wide open together. So, what is it really? Simply put, the PAN is a unique ID number that the Income Tax Department gives you. The whole point is to create one single unified account for every taxpayer, so they can track all your financial moves in one spot. Pretty straightforward, right? All right, let's get into the fun part. Decoding the number itself. You're about to see that every single character has a job to do. This isn't just a random string of text. It's a surprisingly smart ID. Okay, first up, the first three letters. These are basically just a series generator. They just run in order, from AAA all the way to ZZZ. Now, that might sound simple, but that alone gives them over 17,000 combinations. It's how they make sure the system basically never runs out of unique numbers. Now, the fourth character, this is where it gets really clever. This single letter is what they call a status identifier. So if you see a P, that stands for an individual person, like you and me. A C means it's a company. F is for a firm. It's like an instant classification just from one letter. Next up, character number 5. Think of this as a quick little identity check. If you're an individual, it's just the first letter of your last name. So if your surname is Gupta, it's going to be G. Simple. And for a company, say State Bank of India, it would be S. It's a really simple but super effective way to add a layer of verification. Okay, after the letters, you get 4 numbers. These run from 0001 all the way up to 9999. This is the main serial number part of your PAN. It's what makes sure your specific number is one of a kind within the series that the first 5 characters set up. And finally, we get to the 10th character. This last letter is called a check digit, and this is really cool. It's calculated using a special formula that looks at the first 9 characters. So what does that mean for you? It means if you're typing your PAN online and you accidentally mistype even one single digit, the system knows immediately that the number is wrong. The whole thing becomes invalid. It's like a built-in error prevention system, a self-check. So now we've cracked the code, which is pretty cool. But that leads to the next big question. Who actually needs to have a PAN? I mean, is it optional? Well, for pretty much anyone who's active in the economy, the answer is a hard no. And this isn't just a suggestion, it's the law.
The legal muscle behind this comes from Section 139A of the Income Tax Act. And let me tell you, this section doesn't just suggest getting a PAN, it legally mandates it for a whole bunch of people and businesses. Okay, so who exactly? Well, one of the clearest triggers is for businesses. If you're a professional or you run any kind of business and your total annual sales are expected to cross 5 lakh rupees, you absolutely must have a PAN. No ifs, ands, or buts. But wait, it doesn't stop there. Not even close. You also need a PAN if your own income goes above the basic tax-free limit, or if you're a director or a partner in a company. Heck, you even need one if you're just planning on making certain big purchases, like buying a car or a house. And this is where the PAN really shows its power. It stops being just an ID number and becomes this incredibly powerful tool for the government. It creates this huge interconnected grid that basically lets them monitor the flow of money throughout the entire economy. The specific rule you need to know about is Rule 114B. This rule says you have to provide your PAN for 18 specific types of transactions. And you might be asking, why? Well, it's all about creating a digital trail, like digital breadcrumbs. It lets the income tax department see what you're spending and then match it up against the income you've declared. See how that works? Let me give you some real-world examples. Thinking of buying a car? You'll need your PAN. Opening a new bank account? Yep, need your PAN. Depositing more than 50,000 rupees in cash in a single day? You guessed it, PAN required. Buying a property for more than 10 lakhs? You better have your PAN ready. Basically, almost every single big financial move you make gets directly linked back to your tax file. Okay, now we've got to talk about what is probably the single biggest change to the PAN system in modern times, the mandatory link with Aadhaar. Seriously, this was a complete game changer. To really get why this was such a big deal, you need to understand the problem it was designed to fix. See, before this, it was actually possible for one person to get several PAN cards. They'd just make tiny changes to their name, like using S. Kumar on one and Sunil Kumar on another. And what did this do? It let them split their income across different PANs to illegally lower their taxes. So, what was the solution? It was actually both simple and incredibly powerful. Link every single PAN to an Aadhaar ID. Because Aadhaar is based on your biometrics, your fingerprints and iris scans, it's pretty much impossible to duplicate. And just like that, the government could finally truly enforce the rule of one person, one PAN. It was the perfect way to weed out all the fakes. But what happens if you just don't do it? What if you don't comply and link them? Well, you don't just get a slap on the wrist. Your PAN becomes inoperative. And trust me, the consequences of that are pretty severe. Okay, picture this. Your PAN is inoperative. Right away, any tax that's deducted at source, what we call TDS, it skyrockets to a penalty rate of 20% or even higher. Any tax refunds you owed, they're completely blocked. You're not getting them. You also lose out on any interest you would have earned on those refunds. And it gets worse. You can face major restrictions on your bank accounts and investments. It literally freezes your financial life. And how do you fix it? How do you get back to normal? Well, you still have to link your Aadhaar, of course, but now it's going to cost you. It's not free anymore. A new rule, Section 234H, slaps you with a fee. Right now it's 1,000 rupees just to get your PAN working again. So you might think the story ends there. But the PAN system is never standing still. It's always evolving. And right now, the government is in the middle of rolling out this massive digital upgrade that they're calling PAN 2.0. So, what's new with 2.0? Well, for one, they're creating a single, unified website for every single PAN-related service. The new cards are getting dynamic QR codes, so you can verify them instantly, even offline. But the really big goal here is to make the PAN the common business identifier. Imagine one single ID number for all your business approvals. That would make starting and running a business in India way, way easier. So what's the big takeaway from all of this? Look, in today's digital India, having an active, compliant PAN isn't just about paying your taxes. It's way more fundamental than that. It is the absolute prerequisite for existing in the modern economy. It's not just a code, it is the code to your entire financial life.